मॉडरेट रिस्क के साथ मिड कैप कैटेगरी आजकल बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा और फंड मैनेजर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप की तुलना में ये ज़्यादा रिटर्न आपको बना करके दे सकता है, वहीं पर स्मॉल कैप की तुलना में ये कम वोलेटाइल होता है, लेकिन रिटर्न के मामले में कड़ी टक्कर दे सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी को। इसी वजह से मॉडरेट रिस्क के साथ अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मिड कैप कैटेगरी के दो इंडेक्स को कंपेयर करने वाले हैं। पहला निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स और दूसरा मोमेंटम स्ट्रेटजी पर बेस्ड निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। बहुत सारे पैरामीटर्स पर हम दोनों इंडेक्स को कंपेयर करेंगे, जैसे कि किसमें रिस्क ज़्यादा है, कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, इसके अलावा कौन ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म में कौन आपको अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। ऐसे तमाम पैरामीटर्स पर इस दोनों इंडेक्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के साथ वीडियो है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न जो कि कमेंट के माध्यम से पूछा गया है सर के द्वारा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड और निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम इंडेक्स फंड में से कौन सा अधिक अच्छा हो सकता है, इसके रिगार्डिंग चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, निफ्टी मिड कैप कैटेगरी के जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे कि बीएसई और एनएसई में जो लिस्टेड कंपनीज हैं मिड कैप कैटेगरी की, जिनका सीरियल नंबर 101 से लेकर के 250 सीरियल नंबर तक है, यानी कि टोटल 150 कंपनीज मिड कैप कैटेगरी की, इन सब में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब टोटल 150 कंपनी में आपका पैसा जाएगा अगर इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि 150 कंपनी में तो जाएगा, लेकिन किस में ज़्यादा और किस में कम इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके लिए आपको समझना होगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें जो वेटेज होगा वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? तो पब्लिक डोमेन में जितने भी शेयर पर्टिकुलर किसी कंपनी के अवेलेबल होते हैं, उन सब का आज के डेट में जो पर शेयर प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करने के बाद से जो वैल्यू आती है उसी को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि आज के डेट में मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है जिसके पब्लिक डोमेन में 1000 शेयर्स हैं, ये मैं हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ, ठीक है, और एक शेयर का प्राइस मान लीजिए 10 रुपया है, तो टोटल इस कंपनी का, एबीसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा? टोटल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल शेयर मल्टीप्लाइड बाई पर शेयर प्राइस, यानी 1000 गुणे 10 कर देंगे तो 10,000 इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो इसी तरीके से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका ज़्यादा होगा उसमें आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, और जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगा उसमें आपका कम पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी टोटली जो वेटेज है, जो पैसा इन्वेस्ट करने का वेटेज है, वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड है, यानी जिसमें ज़्यादा बड़ी कंपनी उसमें ज़्यादा पैसा और जो छोटी कंपनी उसमें आपका कम पैसा डाला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी तक हमने बात कर लिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। अब एक बार बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के संदर्भ में। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, यहाँ पर भी निफ्टी मिड कैप कैटेगरी के 150 स्टॉक को ही शामिल किया जाएगा, लेकिन शामिल तो होंगे 150 स्टॉक्स, लेकिन पैसा केवल 50 स्टॉक में डाला जाएगा। अब 150 में से 50 स्टॉक किस बेसिस पर चुने जाएंगे? तो ये मोमेंटम के बेसिस पर चुने जाएंगे। अब ये मोमेंटम क्या होता है? तो पिछले 6 महीने और 12 महीने में जो ज़्यादा रिटर्न दिया होगा स्टॉक 150 में से, उन सबको एक नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर अलॉट कर दिया जाता है। जैसे कि इसको आसान भाषा में समझते हैं, मान लीजिए कि ये टोटल 1 2 3 ये टोटल 150 कंपनीज हैं मिड कैप कैटेगरी के, ठीक है। तो प्रत्येक कंपनी को पिछले 6 महीने और 12 महीने के रिटर्न के हिसाब से एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिया जाएगा। उसके बाद से सबको अरेंज कर दिया जाएगा, जिसका हाईएस्ट नॉर्मलाइज स्कोर होगा वो सीरियल नंबर 1 पर आ जाएगा और उसका जो स्कोर होगा वो आगे होगा, ठीक है। इसके बाद से उससे कम वाले स्कोर को दूसरे नंबर पर और उसका स्कोर यहाँ पर आगे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से टोटल 150 कंपनीज का स्कोर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा था निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में कि जो वेटेज था कि किस स्टॉक में कितना पैसा डाला जाएगा वो फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से डिसाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो वेटेज होता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर हम लोग निकाल रहे हैं, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि 150 कंपनीज का जो हमने अभी नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर निकाला,
उस प्रत्येक कंपनी का उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी आज के डेट में जितने भी पब्लिक डोमेन में शेयर्स हैं उनका पर शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करने के बाद से जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हाईएस्ट को 1 नंबर दिया जाएगा, उससे कम वाले को 2 नंबर दिया जाएगा, इससे कम वाले को 3 नंबर, इसी प्रकार से टोटल 150 कंपनीज को फिर से अरेंज किया जाएगा और टॉप की जो 50 कंपनी होगी उसको चुन करके ये इंडेक्स बना दिया जाएगा और इसी इंडेक्स में आपका पैसा डाला जाएगा और जिसका ज़्यादा वेटेज, मतलब कि जिसका ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के बाद से जिसका ज़्यादा वैल्यू आएगा उतना ही उसका वेटेज होगा आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल 50 उन्हीं कंपनी में आपका पैसा डाला जाता है जो कि मोमेंटम में होती हैं, जो कि रिटर्न बना करके दे रही होती हैं। यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए कि कोई आज के डेट में लार्ज कैप की कंपनी है, मिड कैप की कंपनी और स्मॉल कैप की कंपनी है, तो टोटल जो देश की सबसे बड़ी 100 कंपनी लिस्टेड है उनको लार्ज कैप बोला जाता है, 150 मिड कैप कंपनी होती है और लगभग जितनी भी बाकी के कंपनीज हैं 250 सीरियल नंबर के बाद से वो सारी स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं और उसमें भी 250 जो बड़े स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं उनको स्मॉल कैप कैटेगरी कंसीडर किया जाता है और उसके बाद वाले को माइक्रो कैप कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मान लीजिए कि कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई स्टॉक है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तेज़ी से बढ़ गया, तो अगर वो 150 सबसे बड़ी कंपनी में आ गया 100 कंपनी के बाद से, तो वो स्मॉल कैप कैटेगरी को छोड़ करके मिड कैप कैटेगरी में चला जाएगा। और मान लीजिए मिड कैप कैटेगरी का कोई स्टॉक है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो 100 की लिस्ट में आ गया, तो जाहिर सी बात है वो मिड कैप कैटेगरी को छोड़ करके लार्ज कैप कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा पैसा टोटली मिड कैप में जाए? तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि समय समय पर हम इस इंडेक्स को रिवाइज करते रहें और इसी के लिए इंडेक्स को रीबैलेंसिंग किया जाता है हर 6 महीने पर। इसका मतलब क्या हुआ? हर 6 महीने पर देखा जाएगा कि पर्टिकुलर कोई स्टॉक है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज लार्ज कैप में है शामिल है, मिड कैप में शामिल है या फिर स्मॉल कैप में शामिल है। अगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप से घटते घटते स्मॉल में आ गया तो वैसे ही वो इंडेक्स से बाहर हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते अगर लार्ज में चला गया तो वैसे ही वो इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। और स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई मान लीजिए स्टॉक है, अगर वो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ते बढ़ते मिड में आ गया तो वो फिर से उस इंडेक्स में शामिल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। वहीं पर जो मोमेंटम वाला इंडेक्स है उसकी बात करें तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि आज कोई मान लीजिए स्टॉक है 50, हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, उसमें से मान लीजिए कि आज 5 स्टॉक हैं जो कि मोमेंटम में है, बहुत रिटर्न बना करके दे रहे हैं, लेकिन कल को अगर ये रिटर्न ना बनाने लगे तो इसके लिए व्यवस्था की गई है कि हर 6 महीने में आपका रीबैलेंस किया जाएगा। यानी हर 6 महीने में देखा जाएगा कि जितने भी 150 स्टॉक्स हैं मिड कैप कैटेगरी के उनका मोमेंटम स्कोर और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई करने के बाद से जो भी हाईएस्ट वैल्यू आएगी टॉप 50 स्टॉक्स की, उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। यानी हर 6 महीने में ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, रिवाइज होता जा रहा है। तो ऐसे ही स्टॉक इसमें शामिल होंगे हर 6 महीने में जो कि मोमेंटम में होंगे। अब बात कर लेते हैं रिटर्न की। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की। तो इनका जो बेस डेट है वो 2005 का है और इस बेस डेट से अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में जो इन्होंने रिटर्न जनरेट किया है वो लगभग 48%, 5 साल में जो इन्होंने रिटर्न जनरेट किया है लगभग 31.5% और सिंस इंसेप्शन जो इनका रिटर्न है यानी जब से ये बेस डेट है 2005 से यानी 19-20 साल में एनुअलाइज्ड इन्होंने लगभग 18.5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। वहीं पर अगर बात करें निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के रिटर्न की तो सेम बेस डेट 2005 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पिछले 1 साल का जो इनका रिटर्न है लगभग 60%, 5 साल का जो रिटर्न है लगभग 39.25% और सिंस इंसेप्शन जो इनका रिटर्न है 25.33%। वहाँ पर हमने देखा था निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का जो रिटर्न था वो लगभग 18 पॉइंट समथिंग था। यानी मोटा मोटी अगर हम लोग देखें एनुअली पर ईयर के हिसाब से 7% का यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप से ज़्यादा निफ्टी मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स 7% एनुअलाइज्ड रिटर्न हमें ज़्यादा बना करके दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा गैप है। आपके मन में सवाल आएगा कि दोनों एक ही कैटेगरी के इंडेक्स हैं तो इतना बड़ा गैप आ क्यों रहा है? इसको समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए कि एक क्लास है जिसमें टोटल 150 बच्चे हैं। इस 150 बच्चे में से 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स एबव एवरेज है, यानी कि एवरेज से ज़्यादा वो मार्क्स पाए हैं 150 में से, और 100 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स बिलो एवरेज है। अगर मैं केवल इन 50 बच्चों को शामिल करते हुए उनका एवरेज निकालूं तो इनका एवरेज क्या आएगा, मार्क्स का एवरेज क्या आएगा, ऊपर आएगा। और अगर मैं टोटल 150 बच्चों को शामिल कर लूं तो इसका और इन 100 बच्चों का
अगर एवरेज निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। इससे तो कम ही होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इनका मार्क्स जो था, एवरेज जो था वो बिलो एवरेज आ रहा था और 50 बच्चों का मार्क्स जो था वो एबव एवरेज आ रहा था। अब इसी को स्टॉक से जोड़ करके देखते हैं। चूंकि मिड कैप कैटेगरी में टोटल 150 स्टॉक्स हैं, टोटल 150 स्टॉक्स हैं और इन 150 स्टॉक्स में से हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे हों। मैं आसान करने के लिए आपको 50 स्टॉक को चुन लेता हूं जो कि बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे हैं और ये एवरेज से ऊपर हमें रिटर्न बना करके दे रहे हैं, और 100 स्टॉक्स मान लीजिए ऐसे हैं जो कि बिलो एवरेज हमें रिटर्न बना करके दे रहे हैं। अगर मैं केवल ये 50 स्टॉक को चुनूं जो कि ऑलरेडी मोमेंटम में है और ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहे हैं एवरेज से, तो जाहिर सी बात है इनका जो एवरेज आएगा वो हाई आएगा। और अगर मैं इस 50 स्टॉक के साथ ये 150 स्टॉक को भी शामिल कर लेता हूं तो ये तो हमें एवरेज रिटर्न दे रहे थे, लेकिन ये बिलो एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो अगर दोनों को शामिल करते हुए सबका एवरेज निकालें तो हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर जो मोमेंटम 50 वाला है उसका रिटर्न हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है और निफ्टी मिड कैप 150 का रिटर्न हमें कम देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम वाला है उसमें जो रिटर्न बना करके दे रही है स्टॉक, उसी को केवल शामिल किया गया है जो हाईएस्ट रिटर्न बना करके दे रही है, जबकि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में जो रिटर्न बना रहे हैं और जो नहीं बना रहे हैं सबको शामिल किया गया है। इसी वजह से इनका रिटर्न कम आ रहा है। ये तो बात हो गई रिटर्न की। अब एक बार बात कर लेते हैं कौन ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो यहाँ पर हमें समझना होगा निफ्टी मिड कैप 150 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक साल में 16.81 का है, 5 साल में 19% का है और सिंस इंसेप्शन लगभग 21% का है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि जो हमें रिटर्न मिल रहा है ये एवरेज रिटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि हर साल ये 18.66% का रिटर्न दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हो सकता है किसी एक साल ये 50% का रिटर्न दे दे, अगले साल मान लीजिए -2% का रिटर्न दे दे, उसके बाद मान लीजिए कि -10% का रिटर्न दे, उसके बाद प्लस में 15% का रिटर्न दे पिछले 19-20 सालों में, और सबका एवरेज अगर हम लोग निकाल दें तो वो इतने के बराबर आता है। ठीक है, तो मार्केट हमेशा ऐसे एवरेज रिटर्न नहीं देती है, बल्कि इस प्रकार से मार्केट चलती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यह बताता है कि जो हमारा एवरेज रिटर्न है, मान लीजिए एवरेज रिटर्न हमारा कितना आ रहा है 18.66, ये मैं ले रहा हूँ एवरेज रिटर्न। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यह बताता है कि ये एवरेज वैल्यू से कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। यानी कि मार्केट वोलेटाइल होने की कंडीशन में ये हमें 18.66 से 21% ऊपर और 21% नीचे ये जा सकता है। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये फंड क्या होगा, ज़्यादा वोलेटाइल होगा, क्योंकि हमें तो एवरेज रिटर्न से मतलब था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें तो इतना ही एवरेज रिटर्न मिल रहा है ना। तो अगर कोई फंड इसके आसपास मूव करे तो वो कम वोलेटाइल माना जाएगा, मतलब कि जब मार्केट करेक्ट होगा तो ये कम गिरेगा। लेकिन ये वाला देखिए जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, वो मार्केट जब करेक्ट होगा, मार्केट में जब गिरावट होगी तो ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। तो इन सभी चीज़ों के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि कौन सा फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इसका देख लीजिए, इसका 21.09 है। उसके बाद से बात करें अगर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड की, तो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की जब हम लोग बात करते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक साल में इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.9 का है, 5 साल में 20.19 का है और सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो 21.24 का है। वहाँ पर 21.09 का आई थिंक था वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा बताया जा रहा है। देखिए, जब भी आपका हाई रिटर्न जनरेट करेगा कोई भी म्यूचुअल फंड, तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा होगा, तभी ये हाई रिटर्न जनरेट कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पर जो स्टॉक्स शामिल किए गए हैं वो मोमेंटम के बेस पर शामिल किए गए हैं। यहाँ पर फंडामेंटल नहीं चेक किया जा रहा है कि वो स्टॉक्स में कैपेबिलिटी है या नहीं लॉन्ग टर्म में रिजल्ट बनाने के लिए या फिर रिटर्न बनाने के लिए। यहाँ पर जो स्टॉक चल रहे होंगे उन्हीं को यहाँ पर केवल शामिल किया गया। अब बहुत बार कई बार देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में पंप डंप करके शेयर या फिर स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाया जाता है। तो ऊपर गया तो जाहिर सी बात है वो प्राइस में रिटर्न दिखाएगा आपको, और दिखाएगा तो मोमेंटम के आधार पर वो इस इंडेक्स में शामिल हो सकता है। अब चूंकि उसका फंडामेंटल मान लीजिए स्ट्रांग नहीं है, तो मार्केट जब करेक्ट होगी तो वो तेजी से गिरेगा। तो इसी वजह से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वो कंपनी में कैपेबिलिटी नहीं होगी तो हर 6 महीने में आपका ये जो रिवाइज हो रहा है लिस्ट, उससे वो लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर भले आपको थोड़ा सा हाई दिख रहा होगा, उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि जिसे आप अंडरलाइन करें, बहुत माइन्यूट सा यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन रिटर्न में आपको 7% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि रिटर्न को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये वाला आपके लिए इसको इग्नोर करने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि बहुत गैप नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन में, थोड़ा सा ही गैप है, लेकिन रिटर्न में 7% का अंतर आपका क्रिएट कर रहा है। इसके साथ ही साथ बीटा हमें बताता है कि निफ्टी 50 की तुलना में ये कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें निफ्टी 150 इंडेक्स की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निफ्टी 150 इंडेक्स को हम लोग देख रहे हैं।
और इसके अगर बीटा की बात करें तो एक साल में इनका बीटा का वैल्यू लगभग 1 के बराबर है, यानी कि ये जितना वोलेटाइल निफ्टी 50 है सेम वोलेटिलिटी ये भी एक तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। 5 साल की बात करें तो निफ्टी 50 से कम ये वोलेटाइल हो जाता है, और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो इनकी वोलेटिलिटी 0.84 के आसपास रहती है, यानी कि निफ्टी 50 की तुलना में सिंस इंसेप्शन ये कम वोलेटाइल फंड है। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स के बारे में। इनके वोलेटिलिटी को देख लेते हैं, बीटा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बीटा को कंपेयर किया गया निफ्टी 50 से, और एक साल में इनका जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 1.13 के करीब है, उसका 1.0 पॉइंट समथिंग था। तो अगर देखें तो ये ज़्यादा वोलेटाइल है, इसके अलावा 5 साल में भी ज़्यादा वोलेटाइल है। लेकिन सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो इनकी वोलेटिलिटी आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप, इनकी कम है। उनका वहाँ पर 0.84 था और इनका 0.80 है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फंड जो है, जो मोमेंटम बेस्ड है, वो सिंस इंसेप्शन कम वोलेटाइल है उस फंड से जो कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स था। आंकड़े तो हमें यही बता रहे हैं, उनका 0.84 था और इसका सिर्फ 0.80 है, यानी ये कम वोलेटाइल होगा इस इंडेक्स की तुलना में, और उसका भी कंपेरिजन इसी इंडेक्स से कर रहे थे और उसका 0.84 था। तो लॉन्ग टर्म की जब भी बात होगी तो निफ्टी मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो है वो कम वोलेटाइल है किसके कंपैरिजन में, निफ्टी 150 इंडेक्स की तुलना में। और रिटर्न के मामले में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न कहीं ज़्यादा है, यहाँ पर 7% का गैप देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, 10 साल का विजन है, तो उस कंडीशन में जो निफ्टी का मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है मिड कैप कैटेगरी का, वो आपके लिए दोनों में से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कम से कम लॉन्ग टर्म का विजन हो, 10 साल से ज़्यादा का विजन हो, तभी इस फंड को चुनिएगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट करेक्ट होगी तो मोमेंटम स्ट्रेटजी पर बेस्ड जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं, वो तेज़ी से नीचे गिरते हैं। और जब मार्केट में रैली आएगी तो उतना ही तेज़ी से ये रिटर्न भी बना करके देते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, और अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है, अगर उसको आप पॉजिटिवली लेंगे तो जब भी मार्केट करेक्ट होगा तो आपके लिए लमसम की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और आप और ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में करेक्शन हेल्दी करेक्शन होता है और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। और अगर करेक्शन हो रहा है उस समय छोटा छोटा अमाउंट आप लमसम के तौर पर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका और अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो दोनों के टेक्निकल डेटा के हिसाब से अगर हम लोग फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की तुलना में। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हों। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।